हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग सीखते हैं वर्ब, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर। वर्ब जो कि आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ये हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। बिना वर्ब के किसी भी सेंटेंस का हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से नाउन का एक अपना इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से वर्ब का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो वर्ब इज ए एक्शन, मीन्स एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। सीधा सीधा अगर आप जाने तो एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब कहते हैं। अब केवल एक्शन की बात यदि हम करें, एक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना गाना, रोना धोना, सोना जागना, सब वर्ब है। इसका मतलब कि अगर हम शुरू से उठ करके सुबह से जितनी भी क्रियाएं करते हैं, यहाँ तक कि रात में सोते हैं और सोने में सपना भी देखते हैं, वो भी वर्ब है। तो सारे के सारे वर्ब हो गए। इसलिए हम एक वर्ड में कहते हैं, एक लाइन में हम लोग इसका डिफिनीशन है कि एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, या वर्ब इज एन एक्शन। लेकिन क्या केवल एक्शन ही वर्ब है? तो नहीं। इसके अलावा अगर स्टेटस शो कराता है तो भी वर्ब है, पोजीशन शो कराता है अगर कोई तो भी वर्ब है। यानी इस वर्ब को दो या दो से अधिक कैटेगरी में भी हम बांट सकते हैं, क्योंकि केवल एक्शन ही हमारा वर्ब नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं वर्ब की कैटेगरी। वर्ब का डिफिनीशन दोस्तों पूछा नहीं जाता, सिर्फ आप यही जानेंगे कि एक्शन वर्ड ही वर्ब होता है। एक्शन वर्ड में जैसे आप यहाँ तक जान लें कि जैसे स्लीप हो गया तो ये एक्शन वर्ड है, रीड हो गया ये एक्शन वर्ड है, राइट है एक्शन वर्ड है, जंप है एक्शन वर्ड है, ड्रीम भी आपका एक्शन वर्ड है। इसके अलावा जैसे हमने बताया आपको पोजीशन शो करता है तो इज एम आर भी एक्शन वर्ड है, सॉरी वर्ब है। शैल वुड भी आपका वर्ब है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं कि जो वर्ब में आते हैं। तो अभी हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि कौन कौन सा वर्ड किस किस टाइप के वर्ब में आता है। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके वर्ब के काइंड्स। दोस्तों मेन रूप से वर्ब के दो ही प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं नन फाइनाइट वर्ब। नन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो वर्ब यूज होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बिना वर्ब के किसी सेंटेंस की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती है, तो वर्ब का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस। अब टेंस एंड नंबर के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कह दिया गया दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। अब आप यहां देखें दे के साथ प्लेड आया है, ये पास्ट टेंस में है। ये प्ले के में ईडी लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस में है तो प्लेड आ गया। अगर हम इसी का टेंस चेंज कर दें, दे के साथ हम प्ले लगा देते हैं, दे प्ले फुटबॉल, तो अब ये देखिए हो गया प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हुआ तो दे के साथ प्ले हो गया, पास्ट था तो दे के साथ प्लेड था। यानी ये बता रहा है कि जैसे ही टेंस चेंज होगा वैसे ही ये वर्ब क्या हो रहा, बदल जा रहा है। तो अगर टेंस के अनुसार वर्ब बदल जा रहा है तो ये जो वर्ब है आपका दोनों, ये फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से अगर सब्जेक्ट को आप देखें, द ही के साथ प्ले था और ही के साथ प्लेज हो जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल। अब दोस्तों देखिए ये दोनों एक ही टेंस है, ये भी प्रेजेंट का है, ये भी प्रेजेंट का है। अब आप देखें दे के साथ यहाँ प्ले लगा है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, ही के साथ यहाँ प्लेज लग गया। यानी अब सब्जेक्ट जैसे ही बदल रहा है वैसे ही वर्ब का रूप भी बदल रहा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब का रूप चेंज हो रहा है तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। दूसरा हमने आपको बोला नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी नंबर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कह दिया जाए ही वेंट आगरा टू सी द ताज, ताज ताज मतलब ताजमहल, ही वेंट आगरा टू सी द ताज। हम टेंस चेंज कर देते हैं, ही गोज आगरा टू सी द ताज, दे गो टू आगरा, टू आप इसमें भी बढ़ा दीजिए सब में, नहीं तो दे गो टू आगरा टू सी द ताज। अब आप ध्यान दें, देखिए ही था तो वेंट था, और वेंट था आगरा इसमें तब भी था टू सी द ताज, यानी टेंस देखिए ध्यान से, ये वेंट था तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में भी यहाँ देखिए टू सी है। ही गोज टू आगरा प्रेजेंट आ गया तब भी यहाँ टू सी है। दे गो टू आगरा यहाँ देखिए गो टू आ गया तब भी यहाँ टू सी है। आप देखें कि यहाँ टेंस चेंज हुआ, ये पास्ट था ये प्रेजेंट हो गया, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, सी एक वर्ब है। तो टू सी देखिए यहाँ भी है, टू सी यहाँ भी है। जब टेंस में सब्जेक्ट चेंज हो गया, ही था और दे था, ही के साथ भी टू सी आया, दे के साथ भी टू सी आया। देखिए गो तो बदल गया, गोज था गो हो गया, यहाँ वेंट था गोज हो गया गो हो गया, लेकिन टू सी देखिए सब में एक ही है, यानी टेंस चेंज होने पर भी या सब्जेक्ट का नंबर चेंज होने पर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप ध्यान दें कि ऐसा वर्ब जो भी होगा कि जो सब्जेक्ट या नंबर चेंज होने पर भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा तो इसके साथ एक फाइनाइट वर्ब रहना जरूरी है। लेकिन अगर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी रहे। सो यू हैव टू लर्न दैट फाइनाइट वर्ब इज इंडिपेंडेंट वर्ब एंड इट कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, बट नॉन फाइनाइट वर्ब ऑलवेज हेल्प द फाइनाइट वर्ब टू मेक ए सेंटेंस टू से कंप्लीट द सेंस। सो अब दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दो लोग तो हो गए, लेकिन इनमें इनका भी अलग अलग खानदान है सबका। तो अब हम फाइनाइट वर्ब की चर्चा करते हैं। फाइनाइट वर्ब भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक देखिए होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्जुअलरी वर्ब। मेन वर्ब और एक्जुअलरी वर्ब ये दो खानदान हो गए फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम इनके खानदान को देखते हैं। मेन वर्ब, अभी मैं आपको बोल रहा था वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, तो ये जो मेन वर्ब है यही आपका बताता है एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, यही मेन वर्ब आपका एक्शन वर्ड, यानी द वर्ब बाय विच पॉइंट आउट एनी वर्क that is called main verb, that point out any action that is called main verb, यानी जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है, ऐसे वर्ड को हम मेन वर्ब बोलते हैं। अब मेन वर्ब में जैसे मैंने बता दिया, अभी आपको ऊपर लिखा था कि आप देखिए राइट लिख सकते हैं, रीड हो सकता है, कट हो सकता है, स्विम हो सकता है, जंप हो सकता है, हॉप हो सकता है, लर्न हो सकता है, सी हो सकता है। मतलब जो भी हम काम करते हैं, मैंने बोला आपसे ना, खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना गाना, रोना धोना, सोना जागना, झगड़ना, लड़ाई करना,
सो जाना, रात में सपना देखना सब काम है। तो जितने भी हम वर्क करते हैं सब के सब हमारे एक्शन वर्ड हैं और सब के सब हमारे मेन वर्ब होते हैं। बट ये एक्जुलरी वर्ब क्या होता है? एक्जुलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। एक्जुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसके और भी नाम है दोस्तों, बाद में आपको मिलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को हम और भी कुछ कह सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों है? बिकॉज इट इज यूज टू हेल्प द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में इनका यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर सकें। जैसे देखिए आप, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। अब देखिए, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, तो काम क्या कर रहा था? तैर रहा था। तैर रहा है, लेकिन ये इज ये बता रहा है कि तैर रहा है, यानी रहा है, रहा था नहीं। लेकिन अगर इसी इज को हटा करके हम वाज कर देते तो हो जाता रहा था, यानी टेंस क्या हो जाता? बदल जाता। किसकी वजह से? सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से। अगर इसी के जगह पे हम लिख देते विल बी तो हो जाता तैर रहा होगा, यानी इसका सेंस क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आकर के किसी भी मेन वर्ब की क्या करता है? हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड is called main verb, and the verb that help the main verb to complete its sense that is called helping verb or auxiliary verb। यानी helping verb वो हो गया जो main verb की help करे। तो इसमें आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, है, बाय, जेड, देखिए टोटल इनकी संख्या होती है 27। आगे अब देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। देखिए खानदान सबका धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेन वर्ब पे अब आते हैं। मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब में एक वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, और इसका जो दूसरा होता है वो कहलाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों हिंदी में हम इसको सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक और आकर्मक, जैसे कि हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, और अकर्मक मतलब बिना कर्म का। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ब, देखिए ये दोनों मेन वर्ब है, ध्यान देंगे दोनों मेन वर्ब है तो दोनों एक्शन को संबोधित करेंगे, दोनों एक्शन के बारे में ही बताएंगे। लेकिन अब एक्शन में दो तरह का एक्शन हो गया, तो एक तरह के एक्शन को हम ट्रांजिटिव और दूसरे के एक्शन को हम इंट्रांजिटिव बोलेंगे। तो ट्रांजिटिव कैसे एक्शन को बोलेंगे? द वर्ब दैट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा वर्ब जिसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए किसी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप एग्जांपल देखें, मान लीजिए कह दिया जाए रवि ईट्स, तो आप देखिए सेंस निकला रवि खाता है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या खाता है? क्या खाता है वो? तो क्या खाता है, आप यहां कोई ना कोई एक नाउन लाएंगे, ऐसा नाउन की जो वो खा सके। मान लीजिए हमने लिख दिया मैंगोज, तो हो गया रवि ईट्स मैंगोज, रवि मैंगोज खाता है। अब ये जो मैंगो है यही ऑब्जेक्ट है, तो इस ईट्स को क्लियर करने के लिए मैंगोज की जरूरत पड़ी, तो ये ईट्स हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। यानी ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसके सेंस को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां देखिए जरूरत पड़ी हमको, इसी तरीके से लिख दिया जाए सरला लर्न्स, देन सरला व्हाट लर्न्स, हर लेशन, हर लेशन। तो अब देखिए यहां क्लियर हुआ, सरला लर्न्स व्हाट लर्न्स, हर लेशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
तो यहां भी आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी इस लर्न्स के सेंस को क्लियर करने के लिए, इसलिए यहां ये लर्न्स क्या है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। दे सा, उन्होंने देखा, देखा तो का देखा। अब आप यहां यह भी देखेंगे, लिख दिया हमने ए लायन, क्या देखा, एक शेर देखा। तो इस सा को क्लियर करने के लिए भी जो है हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो सी का सेकंड फॉर्म है सा, तो सी हो गया, ईट हो गया, लर्न हो गया, ये सब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी आप सीधा सीधा समझें कि जिस वर्ब के सेंस को क्लियर करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट पर निर्भर होना पड़ेगा, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आप पढ़ चुके हैं वर्ब को कैसे प्राप्त करते हैं कि जब हम वर्ब से ऑब्जेक्ट को कैसे प्राप्त करते हैं, तो जब हम वर्ब से व्हाट या हुम का क्वेश्चन पूछते हैं तब जो हमें जवाब मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी बॉट ए पेन फॉर मी, सी बॉट ए पेन फॉर मी। अब देखिए हम बॉट से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट बॉट, देन मिला ए पेन, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर हुम बॉट, फॉर मी, तो ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जब भी हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं किसका, व्हाट का और हुम का, तो व्हाट और हुम के जवाब में जो मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करेंगे और अगर जवाब में वर्ड मिल रहा है तो इसका मतलब वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दूसरा इनट्रांजिटिव क्या हो गया, सेम फंडा वही है, बस जस्ट उसी का उल्टा करिए। यानी आप वर्ब से व्हाट और हुम का क्वेश्चन करिए और अगर ये वर्ब व्हाट और हुम का जवाब नहीं दे पाता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर जवाब दे देता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सीधा सीधा फंडा। अब देखिए चेक करते हैं कैसे। व्हाट और हुम का जवाब वो दे रहा है, ये तो आपने चेक कर लिया, लेकिन कब वो नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो कैसे नहीं दे पाएगा। देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, दे स्विम इन द रिवर, ध्यान से देखिए, दे स्विम इन द रिवर। अब हमें ये स्विम ही इसमें वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। सीधा सीधा हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे व्हाट और होम का। दे स्विम, देन व्हाट स्विम, नथिंग। आप स्विम से व्हाट का क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। व्हाट स्विम क्या तैरता है, तो ऐसा तो पूछ ही नहीं सकते। होम स्विम किसको तैरता है, तो किसको तैरता है उसके भी जवाब में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर स्विम से आप व्हाट और होम का क्वेश्चन करते हैं तो जवाब नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप इससे पूछ सकते हैं हाउ स्विम, तो हाउ जब ये बताएगा तो मैनर बताना शुरू कर देगा। दोस्तों जब ये मैनर बताएगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा, वो नाउन नहीं मिलेगा, और अगर वो एडवर्ब हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आप सेंटेंस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जैसे ये हाउ बताएगा या वेयर बताएगा, स्विम वेयर इन द रिवर, तो ये इन द रिवर ऑब्जेक्ट नहीं, बेशक इसमें रिवर नाउन है बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से ये जो आपका स्विम हो गया, ये हो गया आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरीके से और आगे देखते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द चिल्ड्रन जंप्ड, बच्चा कूद गया, into the well, the children jumped into the well। अभी देखिए जंप, व्हाट जंप, नथिंग, whom जंप, नथिंग। इसलिए जो जंप है ये भी आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा वर्ब जो भी होगा जिसके ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे वो हमारा कहलाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो आप देख लिए इस तरीके से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इसी तरीके से अब इनके और नीचे खानदान नहीं है, यही इनका खत्म हो गया।
अब आगे आप देखिए, ये जो एक्जुलरी वर्ब दिख रहा है, इस एक्जुलरी वर्ब के भी होते हैं। तो एक्जुलरी वर्ब के भी दो लोग होते हैं, इसके भी दो भाई हैं। एक कहलाता है प्राइमरी एक्जुलरी, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, और दूसरा कहलाता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम मोडाल्स भी कहते हैं। मॉडल एक्जुलरी वर्ब, देखिए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब में बी फॉर्म के वर्ब आते हैं हमारे, बी, हैव और डू। बी फॉर्म में हमारा इज, एम, आर, वाज और वर आता है। हैव में हैज, हैव और हैड आता है, और डू में डू, डज और डिड आता है। दोस्तों यही हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। बी फॉर्म में हमारे इज, एम, आर, वाज, वेयर आते हैं। हैव में हैज, हैव एंड हैड आता है, और डू में डू, डज और डिड आता है। ये हमारे प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हैं। जो बी फॉर्म आप देख रहे हैं या बी, हैव, डू, आप ये देखिए इनको अलग क्यों किया गया। एक तो ये एक्जुलरी वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। हेल्प करने का मतलब उनका टेंस बदल देंगे, ठीक, उनके सब्जेक्ट को बदल करके ले आएंगे। तो जैसे ही सब्जेक्ट बदलेगा ये बदल जाएंगे, टेंस बदलेगा ये बदल जाएंगे, यानी सेंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग यूज होते हैं। लेकिन ये अकेले भी रह करके काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अलग कर दिया गया है। ये इंडिपेंडेंट रह करके भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अभी आपने देखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, या दूसरा लिख देते हैं, ही इज रीडिंग हिज बुक। आप देखें ये टेंस को शो कर रहा है, वह अपनी बुक पढ़ रहा है। अब आप देखें ये पढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, पढ़ रहा है ये बता रहा है। अगर इसी को हम वाज कर दें बदल करके तो ये हो जाएगा पढ़ रहा था। यानी जैसे ही ये इज, एम, आर, वाज, वेयर बदलेंगे वैसे इसका सेंस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर इसी कह दिया जाए ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह क्या है, एक स्टूडेंट है। तो देखिए यहां इसके साथ किसी मेन वर्ब की जरूरत अब नहीं है, वो खुद ही सेंस क्लियर कर रहा है। यहां भी ये है बता रहा है, और यहां भी ये है का ही शो कर रहा है। यहां भी ये है, लेकिन यहां ये काम करा रहा है कि वह पढ़ रहा है, एक काम कर रहा है, तो ये टेंस शो कर रहा है। लेकिन यहाँ टेंस नहीं शो कर रहा है, यहाँ तो ये बता रहा है उसका पोजीशन, वो भैया है क्या, उसका स्टेटस शो कर रहा है, ये है क्या, ही इज अ स्टूडेंट, वह क्या है, एक स्टूडेंट है। तो यह अकेले भी काम कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, मिस्टर वर्मा have taught me, सॉरी हैव नहीं दोस्तों, हैज, मिस्टर वर्मा हैज taught me मैथ्स। आप यहां देखिए मिस्टर वर्मा हैज taught me मैथ्स। अब देखिए दूसरा सेंस इसी का देखिए, मिस्टर वर्मा हैज मेनी मैथ्स बुक। अब आप देखिए पहले में क्या कर रहा है, मिस्टर वर्मा हैज टॉट मी मैथ्स, यानी मिस्टर वर्मा मुझे मैथ्स पढ़ा चुके हैं। मिस्टर वर्मा मुझे मैथ पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ देखिए मिस्टर वर्मा एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टीचिंग का, यानी टाट पढ़ा रहे हैं। तो ये परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, यानी हैज आ गया तो ये बता रहा है कि ये टाट किस लिए आया है, ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ क्या है, मिस्टर वर्मा हैज मेनी मैथ्स, यानी मिस्टर वर्मा के पास, यहाँ शो कर रहा है कि मिस्टर वर्मा के पास बहुत सारी किताब है, यानी मिस्टर वर्मा ढेर सारी किताब रखते हैं। तो यहाँ हैज कोई मेन वर्ब नहीं है,
किसी मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है कि ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, यानी ये इंडिपेंडेंट रहकर भी काम कर सकता है और किसी मेन वर्ब के साथ आकर के उसकी हेल्प भी कर सकता है। दोनों तरीके से ये काम करता है। दोस्तों बी फार्म में थोड़ा सा और 3 चीजें यूज कर दी जाती हैं कभी कभार, बी, बीन और बीइंग, बट ये अकेले यूज नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इनके साथ परमानेंट नहीं रखा जाता। लेकिन जब हम वायस पढ़ेंगे, वायस, एक्टिव वायस, पैसिव वायस, तो वहाँ पर इसका यूज आएगा। इन्हीं 3 को जोड़ करके अभी मैंने बोला था आपसे कि एक्जुलरी वर्ब की संख्या टोटल 27 होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वैसे तो ये 11 है, लेकिन 3 और ऐड कर देंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 14। तो ये 14 आपके हो गए प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। अब हम दोस्तों देखते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब को। मॉडल एक्जुलरी वर्ब हमारा क्या होता है? हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब क्या क्या होता है? तो देखिए उसका नाम ही है मॉडल। मॉडल मतलब होता है मोड, द वर्ब दैट चेंज द मोड ऑफ द मेन वर्ब दैट इज कॉल्ड मोडाल्स आर मॉडल एक्जुलरी वर्ब, यानी मोड ही बदल दे। मोड का मतलब भी यहाँ सेंस से ही है कि जिस मेन वर्ब के साथ वो आए उसके सेंस को वो चेंज कर दे, तो उसको कहते हैं मोडाल्स और मॉडल एक्जुलरी वर्ब। दोस्तों ये मॉडल एक्जुलरी वर्ब जो है ये अकेले काम नहीं कर सकता। ये जब भी आएगा तो किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आएगा, वो चाहे ट्रांजिटिव वर्ब हो चाहे वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। मॉडल एक्जुलरी वर्ब में जो होता है, देखिए यहाँ विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, need, dare and has to, have to, had to and used to। यही इतने दोस्तों मॉडल एक्जुलरी वर्ब हैं, और ये जब भी वर्ब के साथ आते हैं तो ये उसके मोड को चेंज कर देते हैं, यानी उसके सेंस को ही बदल देते हैं। सेंस को कैसे बदल देते हैं, एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। किशोरी विल बाट, सॉरी विल बाई दोस्तों, बाट नहीं, किशोरी विल बाई ए कार। ध्यान दीजिए, किशोरिया प्रधान हो गया, कार खरीदवे करेगा। किशोरी विल बाई ए कार। अब आप यहां ध्यान दें कि एक नॉर्मल सा है, आप टेंस पढ़े हुए हैं, फिर भी हम टेंस आपको पढ़ाएंगे आगे, लेकिन यहां आप देखिए थोड़ा सा टेंस को याद करिए और देखिए कि विल का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन के साथ होता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम फ्यूचर टेंस में विल का यूज करते हैं, ये नॉर्मल सा रूल है। किशोरी विल बाई ए कार, सेंस निकल रहा है कि किशोरी एक कार खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा ये श्योर नहीं है। ये कह रहा है कि किशोरी एक कार खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ना ही वो श्योर कर रहा है कि वो खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन दोस्तों ये मोडाल्स है, लेकिन जैसे ही अगर किशोरी ये बोलता है या हम ये लिख दें कि किशोरी शैल बाई ए कार, किशोरी एक कार खरीदेगा, इसका मतलब कि आपको पता है कि किशोरी ये कार खरीदेगा। ये सेंटेंस इस पॉसिबिलिटी को नहीं, ये उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा है कि वो निश्चित रूप से खरीदेगा ही खरीदेगा। तो देखिए आपको इंटरचेंज दिखाई दे रहा है कि जब हम थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज कर रहे थे तो वहाँ पॉसिबिलिटी थी, वहाँ श्योरिटी नहीं थी, वहाँ उसकी कैपेसिटी को शो नहीं कर रहा था, केवल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि वो खरीदेगा। लेकिन जैसे ही हमने किशोरी के साथ शैल लगा दिया, दोस्तों ये रूल होता है मोडाल्स का। जब आपको मोडाल्स चैप्टर अलग से पढ़ाया जाएगा तो ये चीज़ें बताई जाएंगी। किशोरी शैल बाई एक कार, यानी यहाँ ये फिक्स हो गया कि किशोरी कार खरीदेगा, मतलब पैसा वैसा दे दिया है, बुक कर दिया है, केवल लाना है।
इसी तरीके से आप और सेंटेंस देखिए, अगर हम कह दें वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड हेल्प द पुअर्स, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं और लिख दें वी आर टू हेल्प द पुअर्स। अब देखिए दोनों में दो वर्ब यूज हुआ, एक में हमने लिखा शुड हेल्प द पुअर, दूसरे में हमने लिख दिया आर टू हेल्प द पुअर्स। दोनों का सेंस निकल रहा है कि हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ये भी कह रहा हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन दोनों में दोस्तों डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि जो शुड है एडवाइस तो दे रहा है, दोनों एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन जो शुड है ये बहुत ही वीक एडवाइस दे रहा है। मतलब एक नॉर्मली कह रहा है गरीबों की हेल्प कर देनी चाहिए, बट का मतलब ये हो गया कि नहीं करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कि करे या ना करे दैट डजंट मैटर। तो ये हो गया बहुत ही वीक एडवाइस। अगर एकदम वीक एडवाइस यानी अगर वो कहना आपका मान रहा है तो भी ठीक, नहीं मान रहा है तो भी ठीक, इसको कहते हैं हम, वहां यूज करते हैं हम शुड का। यानी सेंस तो चेंज कर रहा है लेकिन बहुत नॉर्मल चेंज कर रहा है। वी शुड हेल्प द पुअर्स, वी शुड लव आवर ब्रदर्स, वी शुड लव द पेरेंट्स, वी शुड ओबे द पेरेंट्स। तो ये सारी चीजें यानी यहाँ कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट, किसी भी प्रकार का बैन, किसी भी प्रकार का स्ट्रिक्शन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप इसमें आ जाइए, ये कह रहा वी आर टू हेल्प द पुअर्स। तो दोस्तों आर टू जो होता है ये मॉरल डिग्निटी को शो करता है, यानी मोरालिटी को शो करता है, मतलब मानवता को बताता है, एक तरीके से आपकी ह्यूमैनिटी शो करता है। तो यानी आपके अंदर एक नैतिकता होनी चाहिए, एक मानवता होनी चाहिए, और मानवता की वजह से आप हेल्प करें पुअर्स की, यानी ये एवरी पर्सन शुड बी फॉलोड दिस रूल्स। तो ये हो गया वी आर टू हेल्प द पुअर्स, यानी हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, यानी ये हमारी मानवता है, ये हमारी ह्यूमैनिटी है। इस तरीके से ये सेंस को देखिए चेंज कर रहा है। सेंटेंस दोनों सही है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी सेंटेंस दोनों सही है। यानी मोडाल्स सिर्फ इसलिए यूज हो रहा है कि आपके कहने का अंदाज क्या है, आपके कोई भी बात कहने का लहजा क्या है, आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहते हैं या नॉर्मली केवल एक आप एडवाइस दे रहे हैं, आपके मन में जो विचार हैं वो सॉलिड हैं या बस यूं ही चल रहा है। तो इस तरीके से ये मोडाल्स किसी भी सेंटेंस में जब यूज किया जाता है तो मेन वर्ब के मोड को चेंज करता है, मेन वर्ब के सेंस को ये चेंज करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए फाइनाइट वर्ब का पूरा खानदान खत्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया। फाइनाइट वर्ब में दो हो गए, मेन वर्ब एक्जुलरी वर्ब, मेन वर्ब के भी दो लोग हो गए, ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब, एक्जुलरी वर्ब भी दो हो गए। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जिसमें बी हैव और डू आता है, बी में 5 वर्ब आते हैं, इज एम आर वाज और वर, हैव में हैज हैव हैड, डू में डू डज और डिड। तो इस तरीके से इसमें 11 वर्ड आते हैं, 11 वर्ब होते हैं। लेकिन जब हम इसमें हमने बताया था आपको कि बी, बीन और बीइंग जोड़ दिया जाता है तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। और इसके बाद देखिए मॉडल एक्जुलरी वर्ब में विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर एंड यूज टू। देखिए इन तीनों को आप लेंगे तभी ये 13 होगा आपका। और इसमें हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं जब हम बाई फोर्स किसी वर्ब को यूज करते हैं, किसी वर्क को बाई फोर्स कराने की पड़ती है, तब हम वहां पर हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइनाइट वर्ब खत्म हुआ। अब हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने लोग हैं। तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 लोग हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 लोग कौन कौन हैं, देखते हैं इन तीनों में क्या सामंजस्य है। नॉन फाइनाइट वर्ब में पहला होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव दोस्तों जब हम किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू ऐड कर देते हैं तो वो होता है हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा देते हैं? टू, तो होता है इन्फिनिटिव। और हिंदी में देता है अर्थ ने, हिंदी में देता है अर्थ करके क्या? ने। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, He went आगरा to see the ताज। तो देखिए वह आगरा गया ताज देखने, क्या आ गया? ताज देखने। I want to learn
म्यूजिक। आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक, मैं चाहता हूँ संगीत सीखना। सीखना यानी हमने ने लिखा तो केवल मतलब ने नहीं, ना नी ने सब आएगा। आई वॉन्ट टू लर्न म्यूजिक, तो देखिए यहाँ टू लर्न हो गया, यहाँ टू सी हो गया, तो ये कहलाता है हमारा इन्फिनेटिव। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब से पहले टू लगा करके सेंटेंस में रखा गया है तो कहलाता है इन्फिनेटिव। दोस्तों इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों रूपों में काम करता है। यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में एक तरीके से काम कर रहा है, आई वांट, व्हाट वांट, टू लर्न, तो ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आप और एग्जाम्पल देखें, आप देखिए टू एर, ई डबल आर, एर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानव स्वभाव है। तो टू एर, एर मतलब होता है गलती करना, तो ये भी देखिए आपका इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है और इन्फिनेटिव सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। तो आप दोनों रूपों में यूज कर सकते हैं इसको, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब आगे दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा रूप क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब का जो दूसरा है काइंड्स, वो है जीरंड। जीरंड, जीरंड क्या होता है, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से जीरंड हो जाता है। ध्यान देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से ये जीरंड हो जाता है। बट ये काम करता है नाउन की तरह, ये काम करता है दोस्तों नाउन की तरह। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। अब देखिए दोनों वर्ब है, सी भी वर्ब है, बिलीव भी वर्ब है और दोनों में आईएनजी लगा है। एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी सेंटेंस यूज हो जाता है कि वह नाउन के रूप में काम करे तो उसको हम बोलते हैं जीरंड। सीइंग इज बिलीविंग। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी सेंटेंस को देखा जाए, ही इज सीइंग ए पिक्चर, ही इज सीइंग ए पिक्चर, तो यहां देखिए वो पिक्चर देख रहा है, यहां भी सी में है, लेकिन यहां सी नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है। तो ये जो सीइंग है ये वर्ब का काम कर रहा है, यहां ये ट्रांजिटिव वर्ब है, न कि ये जीरंड है। They are not a believing person. They are not a believing person. अब यहां देखिए ये जो बिलीविंग है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी नाउन के पहले आ गया है, तो यहां भी ये जीरंड के रूप में यूज है। लेकिन यहां ये कतई जीरंड के रूप में यूज नहीं है। तो जहां भी वर्ब में आईएनजी लगा हो, आपको ध्यान देना कि वर्ब में आईएनजी तो लगा हो लेकिन वो नाउन की तरह काम कर रहा हो या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, तभी वो जीरंड होगा, अदरवाइज वो वर्ब होगा। दोस्तों तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है पार्टिसिपल पार्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब का जो तीसरा पार्ट है वो है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी वर्ब का एक फॉर्म है जो वर्ब में एडजेक्टिव का काम करता है मेन रूप से, लेकिन इसमें भी इसके 3 लोग हैं और तीनों लोगों का 3 काम है। तो तीनों लोगों को देख लेते हैं भैया। 3 लोग इसमें हैं पार्टिसिपल में। तो पार्टिसिपल में 3 लोग कौन हैं, पहला कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब तीसरा आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर पार्टिसिपल होगा, बट नहीं, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या यूज होता है, जैसे जीरंड में यूज होता है वर्ब में आईएनजी,
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये काम कर रहा है वर्ब का, काम करेगा वर्ब का, और हिंदी का सेंस निकालेंगे तो आएगा कर। क्या आएगा? कर। आकर, खाकर, जाकर, सुनकर, पीकर, देखकर। तो इस तरीके से अगर आता है और वर्ब में आईएनजी के रूप में आता है तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव के रूप में अगर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज हो रहा है तो वो हमारा कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों इसको देखने के लिए हम इसके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल को इरेज करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का एक एक एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने बताया कि वर्ब में आईएनजी होगा और काम करेगा वो वर्ब का ही, लेकिन ऐसे सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं जहां दो दो सेंटेंस आए। जैसे आप देखिए कि अगर हो रहा हो सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, सीइंग ए स्नेक ही रैन अवे, सांप को देखते ही वो भाग गया। अब आप देखिए कि जैसे ही सांप को देखा वैसे ही भागा, ऐसा नहीं था कि सांप को देखा तब उसके पास गया, उसको टच किया, छुआ, जिंदा है कि मरा है और तब भागा, ऐसा नहीं। जैसे ही देखा सांप वैसे ही भाग लिया। तो एक साथ दो काम किया, ज्यों देखा त्यों भागा। अगर ऐसे कंडीशन में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी दोनों काम एक साथ। देखिए रनिंग he entered into the room, यानी दौड़ते हुए घर में घुस गया। तो दोनों काम किया, दौड़ भी रहा था, दौड़ते दौड़ते घुस गया, इसका मतलब घुसा भी और दौड़ा भी, दो काम किया। तो जहां दोनों काम एक साथ किया उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों में देखिए वर्ब का यूज हो रहा है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ। अब आप यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां भी वर्ब में आईएनजी लगा, जीरेंड में भी वर्ब में आईएनजी लगा, और कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वहां भी वर्ब में आईएनजी लगा, तो निश्चित है लगेगा, क्योंकि हर जगह रूल है। तो यही तो आपको फॉलो करना है कि कहाँ कौन है। जहां दुई काम एक साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीधा सीधा पढ़ना। जहां नाउन के रूप में यूज कर रहा है वर्ब में आईएनजी वो सीधा सीधा जीरेंड, और जहां वो ओरिजिनल वर्ब का काम कर रहा है वहां वो सीधा सीधा टेंस। बस यही आपको जानना। अब आगे देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, बट कैसे? एज एन एडजेक्टिव। कैसे यूज होता है? एज एन एडजेक्टिव के रूप में। जैसे देखें रमेश फाउंड हिज लॉस्ट पेन। ध्यान दें, रमेश फाउंड हिज लॉस्ट पेन, यानी रमेश को उसका खोया हुआ पेन मिल गया। भैया फाउंड भी वर्ब है और लास्ट भी वर्ब है। लास्ट मतलब होता है खो जाना, यानी खो गया था, हेरा गया था। तो रमेश फाउंड हिज लॉस्ट पेन, रमेश को उसका खोया हुआ पेन मिल गया। तो ये जो खोया हुआ था ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। डॉक्टर ट्रीट्स द वाउंडेड सोल्जर्स। डॉक्टर ट्रीट्स द वाउंडेड सोल्जर्स। अब वाउंडेड देखिए, ये वाउंडेड जो है घायल सिपाही हो गया, तो यहां ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इस तरीके से आपका खत्म हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके क्या करेगा? क्या करेगा? वो बताएगा कि कोई भी काम पूर्णतः कंप्लीट हो गया और तब कोई दूसरा काम शुरू हुआ। यानी देखिए हैविंग कंप्लीटेड his homework
द बॉय स्लेप्ट। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क द बॉय स्लेप्ट। कंप्लीट करने के बाद यानी पूरा वर्क कंप्लीट करने के बाद बच्चा क्या किया, सो गया। तो इसका मतलब जब वो पूरा खत्म कर लिया सो गया, ऐसा नहीं कि करते करते ही ढिमला गया सो गया। पूरा खत्म किया तब सोया, दुई काम किया लेकिन एक खत्म करने के बाद अगला काम किया। तो इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आपको मिलता है तो ये जो हमारा कंप्लीटेड है, हैविंग के साथ कंप्लीटेड आया, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। दोस्तों ये रहा आपका पूरा वर्ब जो आपने देखा कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो एक शॉर्ट समरी हमने आपको दिया किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचानने का। अब देखिए वर्ब के जो यूजेज होते हैं वो होते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो हमने आपको बताया था कि इसका और नाउन का जो संबंध होगा या प्रोनाउन का जो संबंध होगा, वर्ब और प्रोनाउन का संबंध, वो हमको आपको अगले एपिसोड में जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।